गवर्नर साहब की इजाज़त से जो कुछ मुमकिन है वो आपके सामने कहूँ। बहुत लंबी बात नहीं कहनी, सिर्फ चंद 4 या 5 नुक्ते हैं, उन पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। मुझे मेरा पूरा ताउन अदीब भाई आपके विजन स्टेटमेंट के साथ है। यकीनन इंशाल्लाह कामयाब होगा ये विजन स्टेटमेंट और तेज़ी के साथ इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। ये हमारा अहद है कि इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज़ आज ही तय हो जाए, ये तय हो जाए कि हमें इसको अंजाम तक पहुँचाना है और इस विजन स्टेटमेंट को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन पर शायद इस वक्त पूरी तवज्जो हम नहीं दे सकते हैं। उनके हवाले से मशवरे आए, बहुत यकीनन कीमती मशवरे थे और हर मशवरे का कोई ना कोई फ़ायदा यकीनन इस तंजीम को होगा। एक मशवरा आया जिस पर शायद कुछ गुफ्तगू आगे बढ़ी भी, और वो था कि इसको गैर सियासी एक तंजीम बनाया जाए। क्योंकि वो अंग्रेज़ी में है, इसलिए शायद मेरे लिए आसान होगा समझाना कि गैर सियासी क्या होता है। हम जो सुबह से यहाँ बैठ कर रहे हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या ये सियासी गुफ्तगू नहीं है? अंग्रेज़ी ज़बान में पॉलिटिकल और पार्टी पॉलिटिकल में फ़र्क होता है। पार्टी पॉलिटिकल वो होता है जब एक किसी सियासी जमात की जानिब से आप कुछ कहें या करें या उसके इंटरेस्ट को आप बरकरार रखें। पॉलिटिकल बात क्या होती है? पॉलिटिकल बात वो होती है कि आप अपने माशरे के ताल्लुक से, अपनी हैसियत के ताल्लुक से कुछ कहते हैं और उसको अंजाम देना चाहते हैं, तो वो सियासी बात होती है। वो और उसका कोई और लफ्ज़ नहीं है उसको समझाने का कि वो क्या बात होती है। तो ये कहकर कि एक नॉन पॉलिटिकल तंजीम होगी, शायद हम एक गलती कर रहे हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल तंजीम होगी सिर्फ इसलिए कि लोग, जैसे हमारे एक बहन ने यहाँ कहा कि पॉलिटिक्स को बहुत बुरा माना जाता है, कि एक बहुत गलीज चीज़ है पॉलिटिक्स, बर्दाश्त करने की चीज़ है। हमको हमारे पास कोई रास्ता और नहीं है, इसलिए हमको पॉलिटिक्स का हाथ पकड़ना पड़ता है। लेकिन पॉलिटिक्स पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं है। पॉलिटिकल गुफ्तगू अपनी जगह बड़ी अहमियत रखती है, और इसलिए अगर नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम का उसको नाम दिया जा रहा है या उसको डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो उसको ये मान के ना दिया जाए कि इस नॉन पॉलिटिकल होने से हम पॉलिटिकल गुफ्तगू को ही यहाँ से दूर कर रहे हैं। ये एक सवाल। और शायद इसका दूसरा पहलू है, वो दीनी पहलू है। नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, उसका अगर हजरत इस पर कुछ जिक्र करते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन एक मुसलमान का, और मुझे उम्मीद है कि औरों के लिए भी ऐसा ही होगा, एक मुसलमान के लिए दीन से जो रिश्ता होता है उसको आप कहीं भी अलग नहीं कर सकते। इसको जैसे जब हिंदुज़म की बात होती है, और मेरे बड़े झगड़े रहे हैं हिंदुज़म और हिंदुत्व को लेकर, तो कोई कहता है कि ये वे ऑफ लाइफ है। तो वे ऑफ लाइफ इस्लाम में भी शरई वे ऑफ लाइफ हमारी होती है, उससे हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो आप जो भी फैसले करेंगे उन फैसलों पर दीन की रोशनी में ही वो आप फैसले करेंगे। तो उसको अगर आप नॉन पॉलिटिकल कह दें, नॉन रिलीजियस कह दें, तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं होगा। आप कुछ लोग बैठकर इस पर गौर कर लें, और मुमकिन है कि इसका कुछ थोड़ा सा मकसद या मतलब बदल के कोई अल्फाज कुछ और ढूंढ के आप इनको इस्तेमाल करें। लेकिन पॉलिटिकल और रिलीजियस, हाँ ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इस नज़रिए से नहीं है कि 10 रिलीजियस लोग बैठकर फैसला करेंगे कि आपको क्या करना, ऐसा नहीं है। और अदीब भाई, आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप रिलीजियस नहीं हैं, आप भी रिलीजियस हैं, और आप इसमें फैसले कराएंगे तो वो नॉन रिलीजियस कैसे हो जाएगा? तो इसलिए इस पर वर्क करें। लेकिन मौलाना, आप इस पर चूक गए, आपने इस बात पर रोशनी नहीं डाली, तो मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, एक तल्ख बात है और सच बात है, और
اب وہ وقت نہیں ہے آج دن بھر یہاں اطمینان سے بیٹھ کر اور بہت توجہ دے کر بڑی گمبھیرتا سے جیسے لوگوں نے کہا کہ اس پر توجہ دے کر اس پر غور کرنا، تو اب کسی طرح بات کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ہم میں اختلاف ہیں اور ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ ہم میں اختلاف ہیں۔ بہت سارے اختلاف ایسے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ ہم میں اس بات کے اختلاف ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، انہوں نے ایسا ٹویٹ کیوں کیا، وہ اس پارٹی کے ساتھ کیوں ہیں، وہ اس پارٹی کے ساتھ کیوں ہیں۔ یہ اس قسم کے اختلاف ہماری زندگی میں ہیں، ہماری نیشنل لائف میں ہیں۔ وہ اختلاف دور ہونے چاہیے اور وہ اختلاف دور ہو سکتے ہیں اگر ہم بیٹھ کر گفتگو کریں، دل کھول کر گفتگو کریں تو وہ اختلاف دور ہو جائیں۔ مسالک کے سارے اختلاف دور ہو پائیں نہ ہو پائیں اس کا مجھے تجربہ نہیں ہے اتنا، لیکن ہم اپنی قومی زندگی میں اختلاف دور کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو لوگ یہاں آئے اور جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، نوجوان بچے جو NRC اور CAA میں جنہوں نے آگے بڑھ کر لڑائی لڑی اور آگے بڑھ کر انہوں نے سارے ظلم انہوں نے برداشت کیے، ہم ان کو جھک کر سلام کریں تو وہ کم ہوگا، لیکن مجھے کچھ تجربہ ہے اس لڑائی کا، اور اگر ویسے ہماری لڑائی پھر ہوگی تو ہم پھر ہاریں گے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اس لڑائی میں خیمے بن گئے تھے کہ اس کا تاج ہمارے سر پر رہے، اس کا تاج کسی اور کے سر پر نہ جائے، اس کا تاج کسی اور تنظیم کے سر پر نہ جائے، اس کا تاج ہم تک رہے۔ یہاں تک کہ جو افسوس کی بات ہے، بہت دکھ کی بات ہے، وہ یہ تھی کہ جیل سے باہر کون نکلوائے گا، اس بات تک کی لڑائی تھی، اور اس بات میں ایک دوسرے کی کاٹ ہو رہی تھی۔ یہاں بیٹھے ہیں ہمارے دوست بیٹھے ہیں، فضیل ایوبی صاحب بیٹھے ہیں، اس بات کا تبصرہ ہم لوگ بار بار کیا کرتے تھے کہ کون صحرا باندھے گا اپنے سر۔ اس بات کی لڑائی ہوگی تو جو بیچارہ وہاں جیل میں پھنسا ہے اور جیل میں جو سارے ظلم سہ رہا ہے اس کا کیا ہوگا۔ مجھے فخر اس بات کا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ جھیلا اور اسی لیے ہم آپ کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ ہم سے بہت سال کم عمر کے لوگ بھی ان کا ہم عزت ان کی احترام کرتے ہیں، لیکن کہیں مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا نام بھی آیا تھا، جو بہت 59 تھا، FIR 59 تھا یا کیا تھا، اس میں بھڑکانے کے لیے میرا نام بھی آیا تھا، انہوں نے بھی آ کر وہاں لوگوں کو بھڑکایا۔ میرا فرض تھا کہ جو لوگ وہاں اپنی بات کہنا چاہ رہے تھے اور بڑے سکون سے اور بہت پیسفلی کہنا چاہتے تھے، وہاں جا کر میں اگر ان کو اپنا تعاون نہ دیتا تو مجھے اپنے آپ کو میں بزدل مانتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے چاہا کہ میرا نام بھی وہاں آئے۔ مجھے ڈر نہیں ہے اس بات کا کہ انہوں نے نام میرا ڈالا، مجھے تو موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ میرا بھی نام شہیدوں میں میرا نام بھی درج ہے، اور اس لیے جب بھی لڑائی کا ذکر ہوگا تو میں کہہ سکوں گا کہ جیسے انڈیا گیٹ پہ لوگوں کے نام لکھے ہیں ویسے اس FIR میں میرا نام بھی لکھا ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل کا نام لکھتے ہوئے انہیں شرم نہیں آئی، اور لوگوں کو فون کر کے، میرے دوستوں کو فون کر کے یہ کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو انہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور میں نے ان سے یہی جواب کہا تھا جب بیچاروں نے ہمدردی میں مجھے فون کر کے یہ کہا کہ تھوڑے سے یار خیال رکھ لو اپنا، کسی طرح سے یہ بات چیت کر لو، تو میں نے یہ کہا تھا کہ ان سے یہ کہہ دینا کہ وہ چلے آئیں، اور جہاں سے مجھے پک اپ کرنا چاہتے ہیں، گھر سے لینا چاہتے ہیں، دفتر سے لینا چاہتے ہیں، یا سپریم کورٹ سے آ کے لینا چاہتے ہیں، اگر ہمت ہو تو مجھے وہاں سے آ کر اٹھا لیں۔ لیکن کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لڑائی میں اگر ہم خیموں میں بٹے رہیں گے آنے والی لڑائی پہ، اور آنے والی لڑائی بہت شدید لڑائی ہوگی، اس میں اگر ہم خیموں میں بٹے رہیں گے اور یہ ہم سمجھیں گے کہ اس کا صحرا کس کے سر بنے گا، تو پھر ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اور آپ کے لیے ادیب بھائی سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوگی کہ سب کو بٹھا کر یہ طے کرنا ہے کہ ہماری اس تحریک میں، ہماری اس جستجو میں اور ہماری اس لڑائی میں ایک ہی خیمہ ہوگا،
और वो खेमा होगा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के मुसलमानों का और उनके सब हमदर्दों का, जिन्होंने ये कहा है कि हमारे साथ। इस तरह से जिन लोगों के मशवरे ये आए हैं, ये मीटिंग हो गई। इस मीटिंग में हमने इस विजन को तैयार किया है कि अगली मीटिंग जो हो उसमें वो बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिन्होंने आपको फ़ोन कर करके आपसे इल्तिजा की कि उनको भी आप इसमें बुलाएं, उनको आप बुलाइए, उनको सामने रखिए और हमको वो हमारी तरफ से वो हिंदुस्तान को ये तोहफा होगा। तुम ये कहते हो कि 80 और 20, और जिसने भी 80 और 20 की बात करी तो वो अगर बीजेपी को 20 कह रहा है तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन अगर वो सेकुलर लोगों को 20 कह रहा है तो मैं यकीनन नहीं मानूंगा। इसलिए कि हिंदुस्तान के सेकुलर लोग सिर्फ 20 नहीं हैं, हिंदुस्तान के सेकुलर लोग 60% से कम नहीं हैं, और जो उनके साथ हैं वो मजबूरी में भी हैं और नॉन सेकुलर हैं, इसलिए भी वो वहाँ हैं। बहुत सारे लोग मजबूरी में हैं, पेट की वजह से कुछ लोग वहाँ हैं, खौफ की वजह से कुछ लोग वहाँ हैं, कुछ लोग भटक गए हैं इसलिए वो वहाँ हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपको ये इस मुहिम को अंजाम तक पहुंचाना है और आपको इस लड़ाई को जीतना है, जैसे हमारी बहन ने कहा, लखनऊ से आई हमारी बहन ने कहा कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे, तो अगर हमें इस लड़ाई को जीतना है तो ऐसा मानना कि किसी के साथ 80% लोग हैं गलत होगा। हम नहीं लड़ पाएंगे अगर हम मानेंगे कि वो 80% हैं। अगर वो 80% होते तो मानकर हमारी जो तजावीज़ है वो कुछ और होती, लेकिन आज वो 80% नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे जैसे जैसे हमारी तंजीम तैयार होगी वैसे वैसे ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी कि वो कितने हैं। और वो सीन याद आ जाएगा जो गब्बर सिंह कहा करते थे, कितने लोग थे, सरदार 2 लोग थे, तो उसी पर उतर आएंगे, उसी पर गब्बर सिंह आज के जो है वो उतर आएंगे। 2 लोग थे, कहाँ गए, वो सब कहीं जाएंगे, हिंदुस्तान फिर कामयाब होगा, फिर फूले फलेगा और फिर हम ये कहेंगे कि दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान इसलिए है कि हम जानते हैं कि किस तरह से लड़ाई सेकुलरिज्म की और अपनी ज़िंदगी की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमने करके दिखाया है। कभी हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को आज़ादी की लड़ाई में करके दिखाया था, आज हमने मौजूदा हिंदुस्तान में ऐसी ही लड़ाई को फिर से जीत कर दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें आप लोग सब साथ रहेंगे। जो शहीद होगा रास्ते में वो शहीद हो जाएगा, लेकिन याद रहेगा, उम्मीद यह है कि हम लोग सब अंजाम तक पहुंचेंगे, हम उस डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे जिस डेस्टिनेशन का तसव्वुर लेकर आज हम लोग इकट्ठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।